नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर। आज असम में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का किया उद्घाटन, तो वहीं मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड में बढ़ रही है हिंदू त्योहारों के दौरान आपराधिक घटनाएं, कांग्रेस की नीतियों पर भी सवाल। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट का फैसला, टेंडर में मुस्लिम ठेकेदारों को मिलेगा 4% आरक्षण। बिहार में मुंगेर के एएसआई मर्डर केस में आरोपी रणवीर कुमार समेत बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। नंदलालपुर गांव से हिरासत में लिए गए 4 लोग। पश्चिम बंगाल में बीरभूम के सैंथिया में हिंसक झड़प के बाद इलाके में इंटरनेट सस्पेंड, पथराव के बाद पुलिस बल तैनात। और अब सभी खबरें विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर हैं, जहां वे कई विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आज सबसे पहले उन्होंने अत्याधुनिक लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया और पुलिस अकादमी की आवासीय परियोजना की आधारशिला रखी। पुलिस अकादमी का पहला चरण 167.4 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का एक सनसनीखेज बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू त्योहारों के दौरान और उसके बाद आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदू संस्कृति को तार तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि होली के हुड़दंग में गोड्डा, हजारीबाग, रांची, देवघर और गिरिडीह में अपराध हुए। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। उनका ये पूरा बयान गिरिडीह के घोर थंबा इलाके में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद आया है। हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सब नियंत्रण में कर लिया, लेकिन पुलिस के आने से पहले कुछ लोगों ने वाहनों में आग लगा दी। अभी स्थिति कंट्रोल में है और किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है। आरोपियों की तलाश जारी है। ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है, और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडी और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर। गिरिडीह में अभी हालात काबू में हैं। एसपी डॉक्टर विमल ने कहा है कि हम दोनों समुदायों के लोगों की पहचान कर रहे हैं। पहचान होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति नियंत्रण में है और किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है। कुछ वाहनों में आग लगाई गई है। घोरथंबा ओपी क्षेत्र में जो है ये 2 पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग की नहीं आई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी 2 पक्ष के वैसे लोग, वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और वहीं भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने झारखंड के गिरिडीह में कल होली समारोह के दौरान हुई झड़प की घटना पर दुख जताया और कहा कि जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से वहां पर जो एजेंसियां या बल हैं उन्होंने अवश्य इसका संज्ञान लिया होगा। जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी भी। जहाँ पर भी इस प्रकार की ये घटना हुई है
निश्चित रूप से वहाँ पर जो एजेंसियां हैं, जो फोर्सेस हैं, उन्होंने इसका संज्ञान अवश्य लिया होगा और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी भी। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर रहने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के लातूर में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लातूर में बांग्लादेश जन्म प्रमाण पत्र घोटाले के संबंध में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आरोप है कि इन सभी ने फर्जी आधार कार्ड, नकली दस्तावेज और झूठे शपथ पत्रों का इस्तेमाल कर भारत में जन्म प्रमाण पत्र हासिल किया। सभी आरोपी बांग्लादेश के नागरिक हैं और अवैध रूप से महाराष्ट्र में रह रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी किरीट सोमैया महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में 4% आरक्षण प्रदान करना है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में विधानसभा के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया और तय किया गया कि केटीपीपी अधिनियम में चालू विधानसभा सत्र में पेश करने के बाद उसमें संशोधन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सोमवार को संभावित उसी सत्र में प्रस्ताव पेश करने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 7 मार्च को कर्नाटक सरकार का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने पुष्टि की थी कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के 4% ठेके अब श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है। चैतन्य बघेल आज ईडी के दफ्तर में पेश होंगे। चैतन्य सोमवार को हुई छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और सबूतों के संबंध में जानकारी देंगी। बीते सोमवार 10 मार्च को ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित निवास सहित राज्य भर में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई कथित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई। छापेमारी के दौरान ईडी ने करीब 30 लाख रुपए नकद, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अहम दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी के मुताबिक चैतन्य बघेल इस घोटाले से उत्पन्न आय के संभावित लाभार्थियों में से एक हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में शराब नीति में हेरफेर कर एक सिंडिकेट ने अवैध रूप से कमाई की। इस मामले में पहले भी कई बड़े नाम जैसे पूर्व IAS अनिल टुटेजा, रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर और अन्य गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार के मुंगेर में ASI हत्याकांड पर अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नंदलालपुर गांव से 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। साथ ही आरोपी रणवीर कुमार और उसके घर के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बिहार के अररिया में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत की घटना का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि लोगों ने मुंगेर जिले में एक सहायक अवर निरीक्षक की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक कल रात पुलिस को सूचना मिली कि नंदलालपुर के पास 2 पक्ष आपस में किसी बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं। इसी सूचना पर 112 वाहन पर तैनात ASI संतोष कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दौरान झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने तेज धार हथियार से उन पर हमला कर दिया। घायल पुलिस अधिकारी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इन्हें पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पंजाब पुलिस ने मोगा जिले में शिवसेना नेता की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुक्तसर जिले के मलोट में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अरुण उर्फ दीपू के बाएं पैर में गोली लगी है। अरुण उर्फ सिंघा के दाहिने पैर में गोली लगी। वहीं भागने की कोशिश के दौरान राजवीर को भी उसको भी गोली लगी और वो घायल हो गया। तीनों आरोपियों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मलोट में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कहा कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के मोगा जिला अध्यक्ष मंगत राय की गुरुवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलीबारी में एक 12 वर्षीय लड़का भी गोली लगने से घायल हो गया। मंगत राम की हत्या मामले में पंजाब पुलिस ने FIR में 6 आरोपियों सिकंदर सिंह, वीरेंद्र कुमार, साहिल कुमार, जग्गा सिंह, शंकर और
अरुण सिंगला को नामजद किया था। पुलिस ने कहा था कि इस घटना की वजह आपसी दुश्मनी थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कई क्षेत्रों में 17 मार्च तक इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह बंद 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा। राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को निषेधाज्ञा जारी कर यह बताया गया कि अफवाहों के फैलने की आशंका और गैर कानूनी गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित किया गया है। इस बीच बीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। हरियाणा के सोनीपत जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र की कल होली के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने भाजपा नेता की हत्या कर भागे पड़ोसी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक जिले के उपमंडल गोहाना के गांव जवाहरा में भाजपा के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र की उनके पड़ोसी मन्नू ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज शव को खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। बताया गया कि 42 वर्षीय सुरेंद्र को पहले उनकी गली में गोली मारी गई। वो घायल अवस्था में जान बचाकर भागे और एक दुकान में घुस गए। आरोपी ने दुकान में घुसकर उन्हें दूसरी गोली मारी और उनकी वहीं मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र ने कुछ समय पहले मन्नू की बुआ की जमीन खरीदी थी और इसी जमीन को लेकर ये कहासुनी हुई और बाद में सुरेंद्र ने हाल ही में उस जमीन की जुताई भी शुरू की थी। इससे मन्नू काफी गुस्से में था। भाजपा नेता सुरेंद्र पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे। जनवरी 2021 में उन्हें भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया था। हाल ही में वो मुंडलाना मंडल अध्यक्ष चुने गए थे। सुरेंद्र संयुक्त परिवार में रहते थे। उनकी 3 बच्चे और इनमें 2 बेटियां और एक बेटा है। कल सूचना मिली थी कोमल की तरफ से कि जवारा गांव में गोली चली है, जिसमें जो गांव का नंबरदार है सुरेंद्र, उसको गोली लगी है और उसकी हत्या हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 टीमों का गठन किया गया है। 2 CIE की टीम है और एक SHO मोबाइल है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मार दी। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हमले में ठाकुर और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए। ठाकुर के पैर में गोली लगी और उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि उनके निजी सुरक्षा अधिकारी को बिलासपुर स्थित एम्स अस्पताल ले जाया गया। पूर्व विधायक पत्नी को आवंटित सरकारी आवास के प्रांगण में दूसरे लोगों के साथ वो होली मना रहे थे, तभी 4 लोग आए और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक हमलावरों ने करीब 12 राउंड गोलियां चलाईं। पुलिस टीमें बनाकर आरोपियों को ढूंढ रही है। CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। बंबर ठाकुर ने गाड़ी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। PSO ने बंबर ठाकुर को बचाने के लिए भी जख्मी हुए। पंजाब के स्वर्ण मंदिर में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे 2 सेवादार और 3 श्रद्धालु घायल हो गए। ये जानकारी पुलिस ने दी। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि श्री दरबार साहिब परिसर में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को देखा गया। वो दूसरी मंजिल पर था। जब उसे नीचे आने को कहा गया तो उसने मना कर दिया और इसके बाद कर्मचारी जसवीर सिंह दूसरी मंजिल पर गए। उसे नीचे आने के लिए कहा गया। इसके बाद उस व्यक्ति ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। इसके बाद बाकी कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। इस व्यक्ति की पहचान जुल्फान नाम से हुई है। ये हरियाणा का निवासी है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। श्री दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को नोटिस किया गया सेवादार जसबीर सिंह की तरफ से, जो कि 2nd फ्लोर पे घूमता पाया गया। वहाँ पड़ी एक आयरन रॉड के साथ वो घुमाने लग गया जो व्यक्ति था और उससे चोट लगी जसबीर सिंह जी के। ये जो व्यक्ति था वहाँ, जिसकी बाद में आइडेंटिफिकेशन जुल्फान वासी शादीपुर यमुनानगर हरियाणा का आइडेंटिफाई हुआ है। तो उसके बाद SGPC की कंप्लेंट के ऊपर FIR दर्ज कर ली पुलिस ने और हमने उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। उसकी पूछताछ की जा रही है। सारा मामले के ऊपर पूरी कार्रवाई हुई है और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और यहाँ रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाषा विवाद के बीच जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पवन कल्याण ने काकीनाडा जिले में पार्टी के 12वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है, न कि सिर्फ 2 भाषा की। उन्होंने कहा कि अपने देश की अखंडता को बनाए रखने और अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए हमें भाषाई विविधता की जरूरत है, उसे अपनाना चाहिए। डीएमके का नाम लिए बगैर उन्होंने तमिलनाडु के राजनेताओं पर पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि वे हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ लेने के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हो रही है। सभी जिलों में इसकी व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा के लिए खरीदी केंद्रों में बैठने, छाया, टेंट, पेयजल के इंतजाम किए गए हैं। खरीदी केंद्रों पर निःशुल्क स्लॉट बुकिंग करने के लिए हेल्प डेस्क भी रहेंगे। किसानों को शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसके अतिरिक्त किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा, जिससे कुल समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इस वर्ष लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का अनुमान लगाया गया है। इस उपार्जन पर समर्थन मूल्य की राशि लगभग 19,400 करोड़ रुपए होगी, जबकि बोनस के रूप में किसानों को 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना की पुलिस ने गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 31 क्विंटल गांजा से भरा ट्रक जब्त किया है। ये मादक पदार्थ पशु आहार के बोरों के बीच छुपाकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सवितापुरा नहर रोड पर चेकिंग अभियान के दौरान इस ट्रक को रोका और जांच में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। जब्त किए गए गांजे की बाजार में कीमत करीब 6 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ जारी है। मुरैना के एसपी समीर सौरभ ने आरोपी से विस्तार से पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई का काम एएसआई की निगरानी में आज से शुरू होगा। मुस्लिम पक्ष को रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट की इजाजत मिलने के बाद गुरुवार को एएसआई की टीम ने मस्जिद का निरीक्षण किया था। शाही जामा मस्जिद ने रमजान के महीने में रंगाई पुताई की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने 7 दिनों में बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि समुचित लाइटिंग भी ढांचे को बिना कोई क्षति पहुंचाए की जाए। तेलंगाना में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी एसएलबीसी सुरंग में फंसे 7 लोगों की खोज के लिए तलाश अभियान तेज गति से जारी है। सुरंग में फंसे 7 व्यक्तियों की तलाशी में तेजी लाने के लिए हाइड्रोलिक संचालित रोबोट तैनात किया गया है। रोबोट सुरंग के भीतर खतरनाक स्थानों पर पहुंच सकता है, जो कि इंसानी पहुंच से दूर होते हैं, और वे 15 गुना अधिक दक्षता के साथ काम कर सकते हैं। अभियान में शामिल विभिन्न संगठनों के कर्मी आवश्यक उपकरणों के साथ सुरंग में गए हैं। उपकरणों में 30 हॉर्स पावर क्षमता का लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप और एक वैक्यूम टैंक मशीन शामिल है, जो सुरंग के अंदर मिट्टी को तेजी से हटाने और अन्य कार्यों में सहायक है। सरकारी खनिक सिंगरेनी कोलियरीज के बचाव कर्मी रैट माइनर्स के साथ लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए खुदाई कर रहे हैं। पिछले महीने 12 फरवरी को इस सुरंग के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से अभियंताओं और मजदूरों सहित 8 लोग इसमें फंस गए थे। बचाव दल 3 सप्ताह से अधिक समय से लापता श्रमिकों का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का शव मिल गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एचआरडीडी, सिंगरेनी कोलियरीज, रोबोटिक्स कंपनी और दूसरी टीम इस अभियान में एक्टिव तौर पर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के अधिकतर मैदानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल देर शाम से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है।
दक्षिणी जिले शोपियां के ऊंचे स्थानों पर भारी जबकि मैदानी स्थानों पर भी हल्की बर्फबारी हो रही है। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में पर्यटक स्थल यूसमर्ग, दुधपथरी के अलावा ऊंचे और मैदानी स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की सूचना है। गुरेज घाटी भी इसमें शामिल है और जिले के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। केरन और माछिल सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद है। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी और छिटपुट इलाकों में बर्फबारी भी होगी। रविवार से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में छिटपुट बर्फबारी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यात्रियों, पर्यटकों और ट्रांसपोर्टरों को प्रशासन और यातायात परामर्श का पालन करने की सलाह दी है। विदेशों में भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक नई पहल करते हुए शांघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने शांघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी का दौरा किया और यूनिवर्सिटी के कुलपति और दक्षिण एशिया विभाग के अध्यापकों के साथ विचार विमर्श किया। शांघाई और चीन में हिंदी के प्रसार के लिए 2013 में ही इस यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर की स्थापना की गई थी। देश हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को देश विदेश में समृद्ध बनाने की ओर अग्रसर है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ने पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत का बयान पढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कल जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी दावों और बयानों की कड़ी आलोचना की और पड़ोसी देश की कट्टर मानसिकता और धर्मांधता के रिकॉर्ड को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है। The former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is and will always be an integral part of India. और भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि आज दुनिया धार्मिक भेदभाव की व्यापक चुनौती का सामना कर रही है। धार्मिक भेदभाव, घृणा और हिंसा से मुक्त दुनिया को बढ़ावा देना प्राचीन काल से भारत की जीवन पद्धति रही है। Fostering a world free from religious discrimination, hatred and violence has been a way of life for India since time immemorial. It is this very spirit that made India adopt the declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief in November 1981. और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने इस्लामोफोबिया पर बयान देकर कहा कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली रूढ़िवादिता या कट्टरता को बढ़ावा ना दे। इस दिन को मनाते समय हमें याद रखना चाहिए कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई धार्मिक भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ व्यापक संघर्ष से अविभाज्य है। Disturbing rise in violence targeting places of worship and religious communities. This can only be countered by sustained commitment and concrete action from all member states to the principle of equal respect for all faiths. All countries must commit to equal treatment of all their citizens and not practice policies that promote religious discrimination. We must also ensure that the education system does not perpetuate stereotypes or encourage bigotry. As we observe this day, let us remember that the fight against Islamophobia is inseparable from the broader struggle against religious discrimination in all its forms, as was correctly envisaged in the 1981 Declaration. Let us work towards a future where every individual, regardless of their faith, can live with dignity, security, and respect. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर आने वाली हैं। उन्हें और एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और स्पेस एक्स ने एक मिशन लॉन्च किया है। अब क्रू 10 मिशन उन्हें वापस धरती पर लाएगा। ये स्पेस एक्स का 10वां क्रू रोटेशन मिशन है। दोनों अंतरिक्ष यात्री 9 महीने से ISS पर फंसे हुए हैं। मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट ने क्रू 10 मिशन के तहत ड्रैगन अंतरिक्ष यान को ले जाया गया। इस मिशन ने 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों को भी ISS भेजा है। इनमें नासा के एनी मैक्विलेन और निकोल एयर्स,
जैक्सा के ताकुया ओनिशी और रॉसकॉस्मोस के किरिल पेस्कोव शामिल हैं। ISS एक अनोखी वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर घूमती है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत कम होता है। ये वातावरण वैज्ञानिकों को ऐसे प्रयोग करने का मौका देता है जो धरती पर संभव नहीं है। ISS में कई देशों के अंतरिक्ष यात्री एक साथ काम करते हैं। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टल गया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को फंडिंग की समय सीमा से कुछ घंटे पहले सरकार को इस संकट का सामना करने से बचा लिया। सीनेट ने सदन में पारित स्टॉप गैप व्यय विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक राष्ट्रपति ट्रंप के पास पहुंच गया है। इस पर अभी उनके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। खबरों के मुताबिक ये कुछ डेमोक्रेट्स की वजह से संभव हो सका। हालांकि उनके ऊपर ट्रंप समर्थित इस विधेयक का विरोध करने का भारी दबाव था। सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर और अन्य 9 ने इसमें अहम भूमिका निभाई। शूमर ने बिल के पारित होने का रास्ता साफ करने के अपने फैसले के बचाव में तर्क दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीनेटर शूमर की सराहना की। लगभग 54 और 46 से पारित स्टॉप गैप विधेयक 30 सितंबर तक सरकार को निधि प्रदान करता है। इसके अलावा सीनेट ने वाशिंगटन DC को अपने फंड पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देने के लिए एक अलग उपाय को भी मंजूरी दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने रूस से यूक्रेन में 30 दिनों के अंतरिम युद्ध विराम के लिए अमेरिका के मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह किया है। मैक्रों ने कहा कि उन्हें मंगलवार को जेद्दा में अमेरिका और यूक्रेन के बीच बैठक में बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से विचार विमर्श किया है। उन्होंने इस चर्चा के बाद रूस का जवाब न मिलने की आलोचना की। मैक्रों ने यूक्रेन के लिए फ्रांस के समर्थन की पुष्टि की और इस मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सहयोगी देशों के साथ आगे चर्चा करने की घोषणा की। मामले पर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के बीच हाल ही में हुई बातचीत के नतीजों को साझा करते हुए युद्ध विराम के लिए यूक्रेन का समर्थन व्यक्त किया। हॉकी इंडिया द्वारा आज हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हॉकी के 32 खिलाड़ियों को 8 वर्ग में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले में दिल्ली अपने खिताब के सूखे को खत्म करने का लक्ष्य लेकर उतरेगी। वहीं मुंबई की कोशिश दूसरी बार ट्रॉफी उठाने पर होगी। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम महिला प्रीमियर लीग के पहले सत्र में विजेता रही थी। उसने दिल्ली को ही हराकर खिताब अपने नाम किया था। अब एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन माध्यम से काम करना जितना आसान है, एहतियात बरतना, सतर्क रहना उतना ही जरूरी है। साइबर अपराधी कई तरीके अपनाते हैं ताकि आपका फोन हैक कर आपकी जानकारी हासिल कर सके। जब ऐसा आपके साथ हो तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। 3 डिजिट का OTP है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सारे OTP निकलवा लेते हैं। वो एक कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन होंगे 3 डिजिट में? 10 × 10 × 10 इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज। तो वो रैंडमली ट्राई करते रहते हैं और वो क्रैक कर लेते हैं। उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्सिंग, कि कोई एक OTP चल गया तो भर भर के आपको OTP आएगा और वो कॉम्बिनेशन एक पैटर्न के थ्रू ट्राई करेंगे। पर यदि ज़्यादा बड़ा OTP है, जैसे कि जो OTP के बारे से होते हैं जो 8 डिजिट के हैं, 6 डिजिट के हैं, तो वो आपसे मांगते हैं किसी बहाने से, क्योंकि आपको लगता है कि यार पेमेंट का भी नहीं है तो कुछ कोई कहानी पीछे होगी और उसके थ्रू वो आपसे वो नंबर मांग लेंगे। यदि मांग लेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर कॉन्फ़िगर हो। अब आपको अलर्ट हो जाना है कोई आपका आइडेंटिटी थेफ्ट करना चाह रहा है या आपके नंबर से कुछ कॉन्फ़िगर करना चाह रहा है, वो आपको पता भी होगा क्या कॉन्फ़िगर करना चाह रहा है, तो आप थोड़ा सा सेफ रह सकते हैं। और साइबर अलर्ट में हम जानेंगे इस सवाल का जवाब कि कहीं आपका फ़ोन हैक तो नहीं हो रहा है। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम आज रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात आपके फ़ोन की। कहीं आपका फ़ोन हैक तो नहीं? SMS आने शुरू हो गए अलग अलग कंपनीज की ऐप्स के, जिसमें OTPs थे बहुत सारे। मतलब 1 मिनट में मुझे वो 10 OTP भेजते थे। मैंने तुरंत अपने प्रोफेसर को कॉल किया। आपके टेलीग्राम से मुझे इस तरीके का लिंक आया हुआ है। उनका टेलीग्राम था वो हैक हुआ था। तो व्हाट्सएप भी आपका हैक हुआ। व्हाट्सएप आपका कंट्रोल में ले लेगा और उसके बाद उस पर 2 फैक्टर लगा देगा। उसने 6 डिजिट का कोड अप्लाई किया, तो आप अपना व्हाट्सएप रिकवर भी नहीं कर सकते। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।